हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन सीरीज़ में आपने बहुत सारे डिस्टिलेशंस पढ़े थे, तो उसमें से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को इन डिटेल, जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, उसके प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे और इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्म्स हैं जैसे कि फ्री मीन पाथ, इस प्रोसेस का इन डिटेल हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे एंड फाइनली वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। Molecular distillation is defined as a distillation process in which each molecule in the vapor phase travel mean free path and gets cooled down or condensed individually without intermolecular collision on the application of vacuum। मतलब मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन एक ऐसी डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें आप अपने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को वेपर फेज में डालते हैं, जिसमें आपका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है वो आपका ट्रैवल करता है मीन फ्री पाथ को। मीन फ्री पाथ उसे कहते हैं जिसमें आपका मॉलिक्यूल इंडिविजुअली आपका एक दूसरे से बिना टकराए आपका ट्रैवल करता है एंड देन इट गेट्स कूल डाउन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। यानी कि मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में हर एक मॉलिक्यूल अपने आप की लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में जाता है और उसमें जाते समय वो जो ट्रैवल करता है उस रास्ते को कहते हैं फ्री मीन पाथ। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इवेपोरेटिव डिस्टिलेशन बिकॉज दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स इवेपोरेशन, इट डज नॉट इन्वॉल्व द डायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस और इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन। एज यू कैन सी यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो फ्री मीन पाथ फॉलो करता है। तो फ्री मीन पाथ फॉलो करेगा यानी कि आपस में टकराएंगे कम से कम, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन कम से कम होगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल आपका शॉर्ट पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की। दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका वेपर प्रेशर लो होता है। वेपर प्रेशर लो होने का मतलब ये है कि वो लिक्विड की जो वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी है वो कम है। तो जब मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में कम जाएंगे तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर भी कम ही होगा, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर कम होता है, जैसे कि जितने भी विस्कस लिक्विड्स हैं, ऑयल हैं, ग्रीस हैं, वैक्स हैं, यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं। हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं यानी कि इनका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। तो अब आप क्या करते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए, अब ये बहुत टाइम लेंगे, बहुत टेम्परेचर लेंगे क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करते हैं, आप इनके बॉइलिंग पॉइंट को घटाते हैं, लोअर टेम्परेचर पर इनको बॉईल कराते हैं ताकि आपका टाइम भी कम लगे, टेम्परेचर भी कम लगे। क्योंकि बॉइलिंग बच्चों तभी शुरू होगी ना जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब अगर वेपर प्रेशर कम है तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम को बचाने के लिए हम उसके बॉइलिंग पॉइंट को घटा देते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूम अप्लाई करके हम बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करते हैं। अब आपने एक टर्म पढ़ा था फ्री मीन पाथ, जैसा कि आपने पहले सुन लिया है, मैंने बताया था फ्री मीन पाथ का मतलब ये है, पाथ का मतलब रास्ता, डिस्टेंस। सो फ्री मीन पाथ इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल विदाउट कोलाइडिंग विद ईच अदर। यानी कि ये वो एवरेज डिस्टेंस हो, मीन का मतलब आपको पता है एवरेज, यानी कि ये वो एवरेज दूरी होती है जो मॉलिक्यूल आपका तय करता है विदाउट कोलाइडिंग विद वन अनदर। और मैथमेटिकली इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, लेमडा इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू ईटा √3 अपॉन रो पी। ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, rho is the density of the liquid and p is the pressure. So now you can see that these are the factors which determines the free mean path. So अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आपका जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए आप वैक्यूम अप्लाई करके प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और आपके मॉलिक्यूल को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्रोसीजर की। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन हम लोग करवाएंगे कैसे। देखिए, वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ द सैचुरेटेड वेपर इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आप इसको लेमन भाषा में समझना चाहें तो क्या होता है, देखिए आपको पता है कि लिक्विड जो है वो तभी बॉईल करना शुरू करेगा जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका वेपर प्रेशर लो है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है, ये तो फिक्स वैल्यू है, लेकिन हर एक लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर होता है। एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में, इक्वल होने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, इट विल रिक्वायर हायर टाइम। अब एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर कम है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम लो प्रेशर रखें तो आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन द इवेपोरेटिंग सरफेस एंड कंडेंसर
वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाती है टू द फ्री मीन पाथ ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल। तो हम क्या करा रहे हैं, हम हमारे लिक्विड मिक्सचर में उस लिक्विड का जिसका वेपर प्रेशर लो है उसको हम इवेपरेटिंग सरफेस और कंडेंसर के काफ़ी नज़दीक रख रहे हैं, ताकि आपका मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फेज में कम से कम दूरी करके चला जाए। तो आपके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो आपके सरफेस को छोड़ते हैं एंड दे हिट टू द कंडेंसर वेयर बाय दे गेट कूल डाउन एंड दे कलेक्टेड इन द रिसीवर। ठीक है, बहुत ही कम और ना के बराबर कंडेंसेशन होता है आपके एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को आप कहाँ यूज़ करेंगे, इन्हें आप यूज़ करेंगे उन केमिकल्स के प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए जिनका वेपर प्रेशर लो होता है। ज़्यादातर आपके जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपने देखा था पीछे लो वेपर प्रेशर वाले एग्जाम्पल्स में आपने कहा था जो आपके ऑयल्स होते हैं, तो विटामिन ए और विटामिन ई की आपने कैप्सूल्स भी देखी होंगी। तो उनको कहाँ से निकाला जाता है, उनको आपको पता है, उनको आपको जो फिश होता है उसके लीवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसको वहाँ से कंसनट्रेटेड फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए भी मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर देखें मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन आपका जिस एपरेटस में कराया जाता है उसे मॉलिक्यूलर स्टिल कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर स्टिल रहते हैं। ये आपका है वाइपिंग मॉलिक्यूलर स्टिल, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टिल। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है ये है आपका वाइपिंग मॉलिक्यूलर स्टिल का, जिसमें आपका ये डोम शेप का एक टैंक होता है। यहाँ आप देखेंगे इस तरफ और इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे प्री हीटेड चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉलीमर की लेयर चढ़ाई होती है, फिल्म चढ़ाई होती है, दैट इज़ पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्लोरोइथीन। बीच में हमने कंडेंसर लगाया होता है, यहाँ ऊपर मोटर होती है, यहाँ से हम फीड को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब क्या होता है, आपका जो लिक्विड है वो आपका मिक्सचर यहाँ से एंटर करता है। अब लिक्विड मिक्सचर क्या करता है, आप जैसे यहाँ ऊपर ये मोटर है, इसके ऊपर वैक्यूम है, यहाँ से आप प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, आपका जो लो वेपर प्रेशर का लिक्विड होता है वो इस प्री हीटेड चैम्बर के कॉन्टैक्ट में आता है। तो प्री हीटेड चैम्बर के नज़दीक आने पर यहाँ पर एक फिल्म लगा रखी है आपने, तो ये फिल्म एक सरफेस प्रोवाइड करती है। अब ये प्री हीटेड है तो इसके पास हीट पहुँच जाती है इसकी, तो उस हीट की मदद से आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फेज में जाना स्टार्ट कर देता है और आपकी इस पॉलीमर की लेयर के ऊपर वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है। जब जैसे उसकी वेपर्स बनती हैं वो कंडेंसर पे जाती हैं, पहले कंडेंसर को हीट करती हैं और वहाँ से वो कूल डाउन हो जाती हैं। कूल डाउन होने के बाद आपको पता है वेपर ठंडी होती है तो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो लिक्विड आपको यहाँ मिल जाएगा। अब कुछ लिक्विड होंगे जो आपका फ्री मीन पाथ फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, वो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। तो जो कोलाइड कर रहे होंगे वो कंडेंसर को हीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर इंगेज इन द कोलाइडिंग विद वन अनदर। तो वो आपका फिर से यहाँ से रेसिड्यू के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं एंड फिर से आप उनको इस स्टील के अंदर फीड के थ्रू यहाँ इस इनलेट से फिर से आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।